Hello friends, today we shall be discussing about the third part of our constitutional development. See, we have divided the whole constitutional development into three segments. In the first part, we have covered from 1773 Regulating Act till uh, 1853. Then from 1858 onwards till 1892 we have covered in the third part, and today we shall be covering 1909 Indian Council Act, then Government of India Act 1919, then Government of India Act 1935. Yes, these three acts shall be covered in our today's discussion. So let us start today's discussion with Indian Council Act of 1909. So the most remarkable feature, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, वो ये है कि इसमें पहली दफ़ा डायरेक्ट इलेक्शन का एक कंपोनेंट ऐड किया गया, यानी एक लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पर, फ्रेंचाइज मतलब वोट डालने का जो अधिकार है, उसके आधार पर जनता ने सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए चुनना शुरू कर दिया। ये इसका सबसे खास फीचर है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो ये है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इसमें लीगलाइज कर दिया गया, और पहली दफ़ा मुस्लिम्स को इस एक्ट के द्वारा सेपरेट वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, और इसे हम कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नाम रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 के तहत ये कहा गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट अलग हैं इंडिया में, और इसीलिए उनको सिर्फ मुसलमानों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानी वो जो वोट करेंगे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ही वोट करेंगे, यानी जनरल फ्रेंचाइज या जनरल जो वोटिंग राइट्स हैं उनके तहत वो वोट नहीं करेंगे। ये बहुत ही ख़ास फीचर था 1909 का। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो शुरुआत होती है ये आगे जाकर और बढ़ता जाएगा। कई दूसरे रिलीजियस ग्रुप को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ को, फिर बाद में सिखों को, बाद में इसी बात को डिप्रेस्ड क्लासेस को भी एक्सटेंड करना था। तो इसलिए ये क्या है, एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, और जो पॉलिटिक्स है वो अब कहीं ना कहीं रिलीजन की आइडेंटिटी पे बेस्ड होने लगा, और इस तरीके से जो कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक लाइव एग्जाम्पल था, जो कि आगे जाकर 1947 में पार्टीशन ऑफ कंट्री में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने ये देखा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से हमने जो दो महत्वपूर्ण बदलाव देखे वो ये है कि एक तो जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको लागू कर दिया गया, और दूसरा ये है कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का एक प्रोविज़न ऐड किया गया। इसके साथ ही जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, यानी जो प्रांतों की विधानसभाएं हैं, वहाँ पे अब ऑफिशियल मेजॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया, और उसकी जगह जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको मेजॉरिटी दी गई। इसके साथ ही जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस इन हाउस के, जहाँ पे कि मेंबर्स अब सवाल पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, और वोट पर किसी भी महत्वपूर्ण बजट के मामलों पर डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो डेलिब्रेटिव फंक्शन है हाउस का, उसमें एनलार्जमेंट हुआ, वृद्धि हुई। अगला जो एक्ट है हमारा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भारत सरकार अधिनियम।
ये कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कानून की कि यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, और ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि डायरकी या द्वैध शासन का मतलब क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है प्रोविंशियल डायरकी। प्रांतों के अंदर एक द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई, यानी दो तरीके के शासन एक प्रांत के अंदर हो रहे हैं। अब ये डायरकी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरकी है असल में क्या। डायरकी के अंदर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दो तरीके से गवर्न करते हैं। उसको उस लिस्ट को दो भागों में बांट दिया गया। एक है रिजर्व्ड लिस्ट और दूसरा है ट्रांसफर्ड लिस्ट। पहले ये आप समझ लीजिए, ट्रांसफर्ड लिस्ट। जो रिजर्व्ड लिस्ट है उसमें गवर्नर यानी जो प्रोविंस के गवर्नर होंगे वो डायरेक्टली अपने काउंसिल के मेंबर के साथ मिलकर शासन करेंगे। यानी ऑफिशियल जो काउंसिल के मेंबर है वो और जो गवर्नर है स्टेट के, उनके अंदर कुछ सब्जेक्ट रखे गए, जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू है, ईटीसी। ये जो खास महत्वपूर्ण विषय हैं उनको गवर्नर अपने काउंसिल मेंबर के साथ मिलकर गवर्न करते हैं, शासन करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के विषय को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर है एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, देन एग्रीकल्चर, देन लोकल गवर्नमेंट ईटीसी। ये वो विषय हैं जिसमें कि गवर्नर मिनिस्टर्स के साथ मिलकर शासन करते हैं। गवर्नर अलॉन्ग विथ मिनिस्टर। अब ये जो मिनिस्टर हैं ये वो लोग हैं जिनको कि इलेक्ट किया गया है। और इस तरीके से डायरकी की फंक्शनिंग ऐसी है जहाँ पे कि कहीं पे गवर्नर जनरल जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन उनको वो खुद होल्ड करते हैं, और यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इसलिए इंश्योर नहीं हो सकती क्योंकि जनता इनको नहीं चुन रही है, और जहाँ पे जनता मिनिस्टर्स को चुन रही है वहाँ पे उनके पास ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जहाँ पे कि उनको ठीक से काम नहीं करने दिया जाता है। तो ये जो डायरकी की पूरी फंक्शनिंग है ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट का, और इसको लेकर बाद में कमेटी भी बनी थी, लेकिन फिर भी इस डायरकी को 1935 तक कंटिन्यू किया गया। ये था प्रोविंशियल डायरकी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का दूसरा महत्वपूर्ण फीचर है वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो केंद्र के स्तर पर शासन था उसमें दो हाउसेस हैं, और इसलिए क्या कहा गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर हैज़ टू बी अ बाइकैमरल। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब हुआ कि जिसके दो सदन होंगे। यही चीज़ आगे जाकर लोकसभा और विधानसभा में तब्दील हो जाएगी। तो जो दो बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं उनके नाम इस तरीके से, एक को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये काउंसिल ऑफ स्टेट ही आगे जाके राज्यसभा में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
ये लोकसभा बन जाता है। तो पहली दफ़ा एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविज़न किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। तो ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। इसके अलावा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट पर जो सेंट्रल कंट्रोल है उसको थोड़ा लूज़ किया गया और इसे कहा गया डिवोल्यूशन ऑफ पावर। डिवोल्यूशन ऑफ पावर। अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डिवोल्यूशन का मतलब सेंटर की तरफ से ये स्टेट को गवर्न करने के लिए सब्जेक्ट दिया गया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है। एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा एक जो बड़ा बदलाव आया वो ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिनको ऑफिस का खर्चा और उनका अपना खर्चा, वेतन भत्ते सभी कुछ भारत की सरकार से जाता था, अब वो भारत की सरकार से जाना बंद हो गया, यानी इंडियन रेवेन्यू से अब वो नहीं होगा। उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ही उनके ऑफिस का खर्चा और उनका खुद का वेतन और सैलरी अलाउंसेस वगैरह वो सारी चीज़ें मेंटेन होनी थी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि पहली दफ़ा ब्रिटेन के अंदर इंडियन हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए और उनकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दी जाएगी, जो कि इंडियन इंटरेस्ट को ब्रिटेन के अंदर सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब हम लोग आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें कई सारे बदलाव किए गए। इसके पहले एक बड़ी लंबी चर्चा हुई थी, साइमन कमीशन का रिपोर्ट, उसके ऊपर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर फाइनली ये रिपोर्ट क्या है पब्लिश किया गया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, यानी राज्यों को स्वतंत्रता दी गई, जहां पे कि सिर्फ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही राज्य का शासन करेंगे। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत के जो उस समय के 11 राज्य थे उनमें चुनाव होते हैं और उसमें से 7 राज्यों में कांग्रेस अकेले सत्ता में आती है, बाकी 2 राज्यों में और वो अलायंस के साथ सरकारें बनाती हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खास फीचर था, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहिए या एबोलिशन ऑफ डायरकी कहिए, एक ही चीज़ है। एबोलिशन ऑफ डायरकी एट प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस के अंदर, प्रांतों के अंदर जो डायरकी थी उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन साथ ही इस डायरकी को सेंटर के ऊपर लागू कर दिया गया। यानी अब सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गवर्नर जनरल कुछ रिजर्व सीट रखते हैं और कुछ मिनिस्टर्स के साथ शेयर करेंगे। इसका एक और बड़ा प्रोविज़न है कि जहाँ पे कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी। यहाँ पे फेडरेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो 2 तरीके की थी। एक जहाँ पे कि ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, ब्रिटिश रूल था या ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, और दूसरे वो जहाँ पे कि ब्रिटिश सॉवरेनिटी के तहत इंडियन प्रिंसेस रूल कर रहे थे। यानी एक ही भारत में एक जगह अंग्रेजी शासन है, दूसरे जगह अंग्रेजी प्रभुत्व है पर शासन देसी रियासत के लोग कर रहे हैं, और दोनों को मिलाकर प्रिंसली स्टेट्स प्लस ब्रिटिश रूल्ड इंडिया दोनों को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था। और ये फेडरेशन कभी भी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए। तो ये कुछ खास बातें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको 3 सब्जेक्ट में बांटा गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसे कि बाद में हमने 7th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। और इसके लिए 3 लिस्ट बनाए गए। एक है फेडरल लिस्ट, जिसे आज हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरा है प्रोविंशियल लिस्ट, और जिसे आज हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। और तीसरा है कंकरेंट, ये आज भी कंकरेंट ही है। इसके अलावा जो रेजिडुअरी पावर है, यानी जो तीनों सब्जेक्ट के अंदर नहीं आएंगे, ना तो फेडरल लिस्ट में है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, रेजिडुअरी पावर रिमेन्ड विद द गवर्नर जनरल। इसके अलावा जो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाए गए। तो ये जो प्रोविज़न है बड़े महत्वपूर्ण है, और पहली दफ़ा प्रोविंसेस के अंदर एक ऐसी सरकार बनी थी जहाँ पे कि लोगों ने वोट दिया था। लेकिन इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी, यानी उस समय जो वोटिंग राइट्स थे लिमिटेड लोगों तक ही थे। उन्हें वही लोग सरकार को चुनने में, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको जब हम आज़ाद होते हैं तो आज़ादी के बाद ही यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हमने क्या है लागू किया था। तो दोस्तों ये था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1773 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। फाइनली 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट अनाउंस किया गया था, और उसके तहत इंडिया और पाकिस्तान दो स्टेट्स डिक्लेयर किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और इन्हें तब डोमिनियन स्टेटस बोला गया था। और जैसे ही हमारा संविधान तैयार होता है हम एक रिपब्लिक बन गए 26 जनवरी से। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की कहानी, स्टोरी या फैक्ट्स कह लीजिए। आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।